कूलाम के नियम की सदिश व्याख्या जो है यूपी बोर्ड में लगभग दूसरे तीसरे वर्ष 2 या 3 नंबर में प्रश्न पूछ लेता है कि कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के नियम की सदिश व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अगर हम यहाँ से कूलाम के नियम की व्याख्या करें, सदिश व्याख्या, तो मैं एक यहाँ से मान लीजिए कोई एक प्लेन है इस तरीके से, ये यक्ष तल है और ये एक्स वाई तल है, पूरा एक्स वाई प्लेन, और इसमें यहाँ पर एक आवेश है कोई, ये है Q1 और ये आवेश है आपका Q2, आवेश Q1 और Q2। अगर मैं दोनों का गुणा करूं, दोनों के परिमाणों का गुणा करूं, तो Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब ये दोनों धनात्मक है या तो दोनों ऋणात्मक है, या तो दोनों कैसा है, धनात्मक है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अगर दोनों ऋणात्मक होगा तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बच्चों। तो अगर हम यहाँ से इसके बीच की दूरी देखिए, 1 से 2 के बीच की, यानी Q1 से Q2 के बीच की दूरी को कहूँ, ये R12 है, और 2 से 1 के बीच की दूरी में कहूँ ये है R21। और मैं अगर आपसे बात करूं कि जो Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, तो इसका मतलब है Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F21, यानी दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा लगने वाला बल। 21 का मतलब नहीं हुआ, F21 का मतलब हुआ दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा लगने वाला बल। और इधर मैं अगर बात करूं आपसे, तो इधर देखेंगे F12, यानी पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल। तो यहाँ पर मैं यही लिखूंगा कि माना कोई Q1 व Q2 आवेश एक्स वाई तल में एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर लिख देना Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इसका अर्थ है दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। अब देखो, एक बार मैं थोड़ा सा वेक्टर में लेके चलना चाहूँगा आपको। जैसे जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए, इस वेक्टर ए को हम ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर लिख रहा है आपको एकांक वेक्टर के रूप में, ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, जैसे बताएं आपको R12 के रूप में। देखिए, जैसे आपको मैं बताऊं, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, इसको मैं ऐसे लिखूंगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल, यहाँ पर लिखेंगे F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q1 अपान R21 का स्क्वायर
इंटू R21 का कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जो है लिखा, मैं फिर से बता देता हूँ। F21 जगह थोड़ा कम था, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 Q1 अपान R21 पर वेक्टर का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। R21 का कैप जो है उससे दिशा बता रही है। तो देखो बच्चों, अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है जैसे R12 वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ माइनस R21 वेक्टर के, क्योंकि ये दोनों आपस में है तो दोनों की दूरी बराबर ही, बस एक दूसरे के सापेक्ष जो दिशा लिया गया है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मैं जो समीकरण नंबर 2 है इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, लिटिल चेंज, तो यहाँ से हमारा आएगा F21 बराबर 1/4πε0। देखिए यहाँ से ये तो Q2 Q1 यानी Q1 Q2 अपान R21 को मैं लिख रहा हूँ R12 का स्क्वायर, और ये दिशा में बदलूंगा तो यहाँ पे माइनस R12 का कैप आ जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो F21 इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 कैप। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लूँ तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 देखिए ज़रा, समीकरण 1 और 3 दोनों सेम हैं, दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर सिर्फ प्लस का चिन्ह लगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है। तो मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से F12 किसके बराबर आ गया, माइनस F21 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि कूलाम का जो नियम होता है वो देखिए, यहाँ पे दोनों बल का परिमाण समान है परंतु उनकी दिशा अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि कूलाम के तृतीय नियम का पालन हो रहा है, न्यूटन के तीसरे नियम का पालन हो रहा है। यानी कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। और जो ये दोनों बल लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए Q1 है और यहाँ पे एक Q2 है, इसके बीच जो बल लग रहे हैं वो देखिए ये एक ही लाइन पर, एक ही एलाइन पर हो रहा है, एक ही लाइन पर हो रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं ये दो एक केंद्रीय बल लग रहा है। कैसा बल है, केंद्रीय बल। इसका मतलब हम दो बातें यहाँ से लिख सकते हैं। नंबर 1, इसका दो महत्व है कूलाम के नियम के महत्व। नंबर 1, यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अब पॉइंट नंबर 2, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल केंद्रीय प्रकृति का होता है। मतलब एक ही लाइन पर ये अलाइंड होता है, केंद्रीय प्रकृति का होता है। इतनी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये अगर आप प्रश्न पूछा गया आपसे, तो ये बच्चों जो है आपसे ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 अंक का प्रश्न हो सकता है और आपको इतना लिखना है और 3 नंबर आपके सामने। जैसे एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि प्रश्न है कि एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 का मान कैसे आया, ये 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बच्चों जरा देखते हैं इसको। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसमें जो ये है 1/4πε0 इसका मान होता है, इसको याद रखेंगे आप तभी आंकिक पर सॉल्व हो सकेगा, 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किसका मान है? 1/4πε0 का मान है। तो जब 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, यहाँ से देखिए 1/ε0 बराबर इस 4 पाई को उधर ले जा गुणा करते हैं, 4 पाई गुणे 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखो इसको दोनों को उलट दीजिए, इसको भी उलट दीजिए, इसको भी उलट दीजिए, तो ये ऊपर चला गया ε0 बराबर ये 1/में हो गया, ये यहाँ इधर 1/में था, तो ये ऊपर चला गया, अब इधर नीचे में आ जाती है। 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और गुणे 9 गुणे 10⁹ तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो ε0 बराबर ये 10⁹ ऊपर पहुंच जाएगा, 10⁻⁻9 बटे 4 गुणे 9 गुणे 3.14। तो जैसे ही आप इसका मान निकालेंगे, गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 गुणे 3.14, इसका गुणा करेंगे तो लगभग 113.04 आएगा, बराबर 10⁻⁻9 बटे यहाँ से 1 लगा देंगे 113.04। 1 का 113.04 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.00085 इस तरीके से गुणे 10⁻⁻9। अब ये 0.3 अंक उधर हटाएंगे यदि, तो आ जाएगा हमारा, ये देखिए 1 यहाँ पे 0.00885 करके आएगा, तो ये 3 अंक उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8.85 और इसमें 3 घात एक्स्ट्रा, क्योंकि ये देखिए 3 अंक हम इधर लेके जा रहे हैं 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 3 घात और बढ़ जाएगी, तो -9 था 3 और बढ़ गया तो हो गया 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बच्चों 2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो इसकी विमा भी आ सकती है, पूछी जा सकती है, मात्रक एवं विमा, बढ़ा लेते हैं, मात्रक एवं विमा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, सबसे पहले जानेंगे, इसको प्रदर्शित करते हैं ई वेक्टर से, और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। ई बराबर F/Q0। F कैसी राशि? बल भी यहाँ पे सदिश राशि है। तो देखिए ई का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटे में कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन पर कूलाम। इसकी विमा क्या होगी? देखिए विमा होगा बल की विमा बटे में आवेश की विमा बराबर ई की विमा। तो बल की विमा होती है mLT-2, आवेश की विमा AT रखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यम ऊपर है और यल सिर्फ यहीं पे ही रहे, यहाँ पे दिख रहा है, ए ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले मैं टी को व्यवस्थित करता हूँ, ए को बाद में करूँगा। टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 और -1 और -2 -3 हो जाएगा, टी -3। और ये 1 यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की विमा। तो इसको याद रखेंगे, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और उसकी विमा होती है mLT-3A-1। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है,
वैद्युत फ्लक्स, इसको डिनोट करते हैं फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जैसा आपको पता है कि मान लीजिए कोई ये तल है इस तरीके से, तो इस तल से होकर गुजरने वाले किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से। अगर इसकी एरिया ए है तो इसके गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई डॉट ए, या फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ए क्या है, ए है एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, थीटा क्षेत्रफल वेक्टर और ई के बीच के कोण है, ई व ए के बीच का कोण है। जनरली देखिए, सबसे पहले अगर हमको कभी भी क्षेत्रफल वेक्टर अगर निकालना हो तो जैसे मान लीजिए ये आपका कोई तल है, ये आपका कोई तल है, देखिए ये आपका मान लीजिए कोई एक तल है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए कोई तल है, देखिए ये वाला पूरा कोई तल है यदि, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर हो, ये क्षेत्रफल वेक्टर है, तो क्षेत्रफल वेक्टर के अविलंबवत खींची गई रेखा यही जो है क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बताएगी। अगर मान लीजिए तल ऐसा है तो इसके अविलंबवत बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर होगी। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल वेक्टर ये आपका एरिया है, यहाँ से एक अविलंबवत रेखा खींचिए तो क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, नीचे की ओर होगी। तो इस तरीके से क्षेत्रफल वेक्टर आप निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल वेक्टर, और इस पर यह भी पूछा जा सकता है कि सदिश राशि एक अदिश राशि है, तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। इसका मात्रक देख लेते हैं जरा, मात्रक, तो मात्रक कैसे आएगा, E इंटू ए, ई इंटू ए। तो ई का मात्रक आया था, ई का मात्रक गुणे क्षेत्रफल का मात्रक, अभी ई का मात्रक आया था न्यूटन प्रति कूलाम आया था। क्या आया था, न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम गुणे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका एक मात्रक होता है। एक मात्रक इसका और होता है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका एक मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ये पहला मात्रक हो गया। दूसरा इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये आपके यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं इस पर, जिस पर हमको चर्चा करना है। सबसे पहले हम जानेंगे, मान लीजिए कोई आवेश प्लस क्यू है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी वक्र पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। ये यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यह एक काल्पनिक रेखा होती है। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू है, तो वैद्युत बल रेखाएं इससे जो है हमेशा दूर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर, यहाँ से दूर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज, इस तरीके से दूर की ओर निकलेंगी।
हमेशा इससे दूर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगर मान लीजिए कोई आवेश है -q, तो -q आवेश के कारण ये जो है रेखाएं आपको आवेश की ओर आती हुई दिखाई पड़ेंगी। इस तरीके से ये है वैद्युत बल रेखाएं। अगर केवल प्लस चार्ज है तो प्लस से दूर और माइनस की ओर, लेकिन अगर मान लीजिए प्लस और माइनस एक ही साथ में रखा हुआ है, दोनों एक द्विध्रुव के रूप में रखा है, तो आप कैसे देखेंगे इसको, जरा देखिए। वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पे मान लीजिए कोई आवेश +q रखा है और यहाँ पे एक -q आवेश रखा है। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, ये प्लस आवेश से निकलेंगे और माइनस के ऊपर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं और यहाँ पे जाके समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो प्लस से निकलती हैं और माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। अगर मान लीजिए दोनों आवेश समान प्रकृति का होता है, तब क्या होता है, तो अगर समान प्रकृति का आवेश है, ये जो बल रेखाएं होती हैं, मान लीजिए दोनों +q है, ये भी +q है, कहते हैं समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी लेकिन यहीं से ही मुड़ जाएंगी। ये बल रेखाएं निकलेंगी लेकिन यहीं से ही क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी ऐसे। इस तरीके से ये मुड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, इस तरीके से। इस तरीके से आपको नज़ारा कुछ देखने को मिलेगा। इसीलिए देखिए दूसरे मुड़ इसलिए रही क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण रिपल्सन होगा। इसी तरीके से यदि समान प्रकार के विपरीत आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश हैं, अगर यहाँ पे -q, तो उसमें भी क्या होता, ये जो है जो बाहर की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर की ओर आते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमारा, और तीसरी बात जो है, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव जो होती हैं, अगर समदूरस्थ हैं एक दूसरे से, यानी अगर इनके बीच की दूरी समान है, अगर यहाँ की भी दूरी, यहाँ की भी दूरी, यहाँ की दूरी समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंस है, यदि इनके बीच समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंस यदि है इन दोनों के बीच, तो इसका मतलब है ये जो बल रेखाएं होंगी, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। कब? जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ हों। और अगली बात यह है कि बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती हैं, इसकी भी पीछे की कहानी है। देखिए वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको किसी इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी है, तो हमको इसी बिंदु पर एक क्या डाल देना है, स्पर्शी खींच देना है, यानी टेंजेंट खींच देना है। ये देखिए इस बिंदु पर इसकी दिशा यहाँ हुई, ये दिशा, इस बिंदु पर यहाँ टेंजेंट खींचिए, इसकी दिशा ये हुई। इस बिंदु पर ये देखिए यहाँ पे स्पर्शी खींच दी, इसकी दिशा, ये जो नोक की दिशा है वही जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब काटेगी क्यों नहीं भाई साहब, काटेगी इसलिए नहीं क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे दो बल रेखाएं हैं और एक जहाँ जिस कटान बिंदु पर जहाँ ये काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे को, अगर मैं यहाँ पर एक स्पर्शी खींचूँ तो देखूंगा कि मैं इसी पॉइंट पर दो स्पर्शी खींच दे रहा हूँ। दो स्पर्शी मैंने यहाँ पे खींच दिया, एक स्पर्शी ये और एक स्पर्शी ये खींच दिया। एक स्पर्शी यानी एक टेंजेंट एक दिशा को बताएगी, तो एक स्पर्शी एक दिशा को,
तो दो स्पर्शी कितने दिशा को बताएगी? दो दिशा को बताएगी। क्या किसी एक बिंदु पर किसी एक ही बल रेखा की दो दिशा हो सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल है। इसलिए कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी नहीं काटती हैं। और चौथी बात इसकी, अगली बात जो है इसकी ये है कि यानी कि वैद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे से समदूरस्थ हैं तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। और अगली बात ये है कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जाएगी, एक स्पर्शी एक दिशा को बताएगी, दो स्पर्शी दो दिशा को बताएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि वैद्युत बल रेखा की एक ही दिशा होती है एक बिंदु पर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, बड़ा सा ये चालक है मान लीजिए, और उस पर चार्ज है, और यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं इधर, तो ये क्या होंगी? यहाँ से आएंगी तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे 90 अंश के कोण पर, इसके 90 अंश से इस कोण से मुड़ जाएंगी, और यहाँ से जब निकलेंगी तब भी यहाँ पे 90 अंश का ही कोण बनाएंगी इस तरीके से। ये यहाँ से देखिए 90 अंश के कोण पर ये क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, और यहाँ से जब निकलेगी तो 90 अंश के कोण से भी निकलेगी, यहाँ से भी मुड़ जाएगी। यानी किसी भी यदि वैद्युत बल रेखा जा रही है और उसके बीच में कोई चालक आ गया, कोई भी कंडक्टर आ गया, कंडक्टिंग बॉडी आ गई, तो यहाँ से क्या होगा? इस जब निकलेगी तो इस तरीके से यहाँ से ये 90 अंश के कोण पे निकलेगी। तो इस तरीके से हमने आपको वैद्युत बल रेखाओं के 3-4 गुण बताए। सबसे पहले ये बताया कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश की ओर होती हैं। और दूसरा बात, यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे के अगर क्लोज सिस्टम में रख दिया गया, एक दूसरे के पास रख दिया गया, तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तीसरी बात हमने ये बताई कि वैद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे से समदूरस्थ है तो इसका मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा वहाँ पे। चौथी बात हमने ये बताया कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जाती है, और जो कि दो दिशा को बताएगी, जो कि असंभव है। और पांचवी बात हमने ये बताई कि यदि कोई चालक आ गया वैद्युत क्षेत्र के रास्ते में, तो ये उस चालक से 90 अंश के कोण बनाते हुए निकल जाएगी। और एक अंतिम बात ये है कि वैद्युत बल रेखाएं जितनी पास होंगी, ये देखिए एक वैद्युत बल रेखा जितनी पास होंगी, जितनी क्लोजर होंगी एक दूसरे से, उतनी ही ज़्यादा इसकी तीव्रता होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा तब होगी जब वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास होंगी, यानी इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। कब तीव्रता ज़्यादा? जब ये पास होंगी, जब ये पास होंगी। अगर ये दूर दूर होंगी, देखिए यहाँ पे अगर ये दूर होंगी, थोड़ा सा दूर, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो कम होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो ये 5-6 बातें निकल के हमारे सामने आई वैद्युत क्षेत्र को लेकर। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे गॉस का प्रमेय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गॉस का प्रमेय और उसके एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग बताएंगे, और इस पर आधारित कुछ सवाल भी हम लगवाएंगे, जिससे कि हमारा स्थिर वैद्युतिकी से एक अच्छा नंबर जो है उठ सके, और हम इस पर रिवीजन भी फटाफट कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत।